conservation of momentum, we have solved many problems. Then also we should solve one or two problems regarding this. Now, like if there is some bullet is fired from pistol which is of 20 gram and this is of 2 kg. सो 2 kg की ये पिस्टल है और 20 ग्राम की ये बुलेट है. अगर इसे फायर कर दिया जाए तो व्हाट विल बी द रिकॉइल. रिकॉइल का मतलब है कि बैक जर्क, मूवमेंट ऑफ पिस्टल इन बैकवर्ड डायरेक्शन, उसको रिकॉइल कहते हैं. तो ये जब आगे फायर होती है, जबकि ये 20 ग्राम की है, 20 ग्राम की है और ये 150 मीटर पर सेकंड से फायर होती है, तो ये कितनी स्पीड से पीछे जाएगी हमें पता करना है. तो वी नो दैट पी आई इज इक्वल्स टू पी एफ. अगर इस चीज़ को 1 मान लिया जाए और इस चीज़ को 2 मान लिया जाए, सो m1 u1 प्लस m2 u2 दैट इज इनिशियल मोमेंटम एंड इट इज इक्वल्स टू, जो इनिशियल मोमेंटम है वो किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम. सो m1 v1 प्लस m2 v2 दैट इज द फाइनल मोमेंटम. जबकि ये 1 हुआ और ये 2 हुआ, तो ये 1 जो है 2 kg की है जबकि ये रेस्ट पर है, और ये 20 ग्राम है यानी 0.02 और ये भी रेस्ट पर है, और m1 2 kg की है, इसकी स्पीड v हमें पता नहीं है, और ये 0.02 kg की है और इसकी स्पीड हमको पता है. सो हमने ये बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन वैसे तो ये लीनियर मोमेंटम का फार्मूला है, फिर भी मैं लिख देता हूँ. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में टोटल सम ऑफ मोमेंटम होता है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये लीनियर मोमेंटम है. छोटी क्लास में तो हम मोमेंटम ही बोल देते थे. तो इट इज 0 इज इक्वल टू 2v प्लस 15 2 जा 30, 150 तो 300, 300 में 3 बचेगा, डेसिमल लग जाएगा, तो इस वजह से क्या हो जाएगा. फिर नाउ v is equals to -3/2, सो v is equals to -1.5 मीटर पर सेकेंड. ये हमें ये भी बताता है कि निगेटिव साइन है तो दूसरी डायरेक्शन में जाएगा. तो इसलिए रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ गन या पिस्टल, ये तो पिस्टल है, इज़ 1.5 मीटर पर सेकेंड. रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि पीछे की ओर स्पीड. अब हम आगे की बात देखें. देखो इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, क्या इसके बारे में हमने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है. पार्टिकल बताओ, हमने आपको कंप्लीट इक्विलिब्रियम, पार्शियल इक्विलिब्रियम सब कुछ तो बता दिया है कि अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम चाहिए सो ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स, ठीक है, सो कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस, उसे क्या होना चाहिए, क्या 0 होना चाहिए, बताओ. सो इफ सम ऑफ, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल. अभी हम पार्टिकल पर ही हैं, रिजिड बॉडी अगले चैप्टर में आएंगे, तो इसलिए ये भी याद रखिए कि कहीं पर ऑब्जेक्ट ना लिख दीजिएगा 5 चैप्टर तक, पार्टिकल ही लिखिएगा. सो सम ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन ए पार्टिकल, ठीक है, अलोंग वेरियस रेफरेंस एक्सिस is 0, then this is the case of
ये किसका केस है बताओ? क्या किसका केस? थोड़ा आवाज साफ नहीं आ रही, ठीक से बोलो। देन दिस इज अ केस ऑफ, क्यों इक्विलिब्रियम, क्यों ट्रांसलेशनल क्यों नहीं? हमने टॉर्क की बात कर दी क्या? जब फोर्स की बात की तो आप इक्विलिब्रियम बोलती हैं। जब फोर्सेस और टॉर्क दोनों जीरो हो, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल, तो इस तरीके से अगर सिर्फ फोर्स हो, वैसे फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं। फोर्स एक होता है, आपकी बात भी ठीक ही है, क्योंकि आप फोर्स को जनरली टू टर्म्स में जानती हैं। कौन कौन सी? ट्रांसलेशनल, और दूसरा क्या मानती हैं? रोटेशनल। सो अगर सिर्फ फोर्सेस कहा जाए तो देन यू कैन मेक इट, टेक इट एज ग्रांटेड दैट इट इज रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशनल। लेकिन चूंकि अभी हम लोगों ने रोटेशनल पढ़ा नहीं है, तो इस केस में तो ट्रांसलेशनल की ही बात कर रहा है। रोटेशनल जब इसने पढ़ाया नहीं तो वो बात उसकी नहीं कर रहा। सो इन दिस केस, सो दिस इज द केस ऑफ इक्विलिब्रियम। कंप्लीट तो नहीं लिख सकते, पता नहीं फोर्सेस है तो मैं लिख दूंगा दिस इज द केस ऑफ इक्विलिब्रियम। और वैसे इन दिस चैप्टर पर्टिकुलर इट इज ए ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना? इट इज केस, क्योंकि लिख भी वैसे ही रहा, आगे पढ़ के देखो। टॉर्क कहीं लिख रहा है क्या? टॉर्क के बारे में तो अभी हम आपको बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन अभी टॉर्क तो नहीं लिख रहा है ना। रोटेशनल फोर्स बोलो हाँ नहीं तो बोल दिया करो। तो इतनी बात हो गई, अब हम आगे का केस देखें। चलो अच्छा, अगर मान लीजिए F1 प्लस F2 प्लस F3 तीन फोर्सेस का सम अगर ज़ीरो है, तो इससे क्या ग्रांट किया जा सकता है? सो इट कैन बी टेकन एज ग्रांटेड, जब तीन फोर्सेस का सम जीरो है तो उसके कंपोनेंट भी जीरो होंगे। जो इफ नेट फोर्स, दिस इम्प्लाइज कि F1 क्या है? क्या ये Fxi और प्लस Fyj, और जैसे F1 की बात करें ना, F1xi, F1yj और F1zk, ये तो पहला वाला हो गया। और दूसरा क्या हुआ? F2xi प्लस F2yj प्लस F2zk, z बड़ा लिखिए, एक मिनट, ठीक है। F2z, तो z भी छोटा ही होगा, सब छोटे छोटे होंगे, ठीक है। k, ये सेकंड फोर्स हो गया, ये F2 हो गया। और तीसरा वाला क्या हो गया? दैट इज F3xi प्लस F3yj और प्लस F3zk। तो ये तीनों का सम ही तो जीरो कहा गया है, बोलो। अब अगर इन तीनों का सम जीरो कहा गया है, तो इससे फर्दर क्या इंप्लाई होता है? F1x प्लस F1y, सॉरी F1x प्लस F2x और प्लस F3x, x के कंपोनेंट एक साथ कर लो, दैट इज F2x लिख लें, ठीक है। F1x और F2x प्लस F3x और बाहर लिखो i, और प्लस F1y प्लस F2y प्लस F3y, फिर लिखो j प्लस F1z प्लस F2z प्लस F3zk।
तो कल मैं वापस जोधपुर पहुंच जाऊंगा, अभी कानपुर में हूँ। सो दिस इज जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर नहीं लगाया था। तो इसका मतलब क्या है कि क्या 0i प्लस 0y प्लस 0j लिखा जा सकता है क्या? 0i प्लस 0j और प्लस 0k लिखा जा सकता है इसको? 0i 0j लिखो, मिसप्रिंट हो रहा। एक मिनट, जीरो आई प्लस 0j और प्लस 0k। अब हम इसे इंडिविजुअली कंपेयर कर लें क्या? i के कंपोनेंट को i से, बताओ। j के कंपोनेंट को j से कंपेयर कर लें और k के कंपोनेंट को k से कंपेयर कर लें, तो इससे क्या मिलता है? बुक में बिल्कुल जैसा वैसा ही कर रहा हूँ, देख लो, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज f1x प्लस f2x प्लस f3x इज इक्वल टू 0, f1y प्लस f2y प्लस f3y इज इक्वल टू 0 प्लस f3y इज इक्वल टू 0। अब ये स्केलर हो गया क्योंकि हमने उसकी वैल्यू को वैल्यू से किया, स्केलर को स्केलर से। हमने वेक्टर वेक्टर छोड़ दिया है ना, आई दोनों तरफ छोड़ दिया कि नहीं। और अब यहाँ वेक्टर नहीं लगाना है। और f1z प्लस f2z और प्लस f3z इज इक्वल टू 0। यानी एक इसमें सबसे ऊपर ये बात कही गई है कि इफ टू फोर्सेज आर एक्टिंग, वैसे टू फोर्सेज आर एक्टिंग देन इक्विलिब्रियम रिक्वायर्स f1 इज इक्वल टू माइनस f2। तो वो अलग अलग केस भी कहता है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ हो गई, इट इज़ द केस ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इज इट करेक्ट? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम केस ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम फॉर थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन पार्टिकल। देख लो, पार्टिकल लिखा है जगह जगह, याद रखना। ऑब्जेक्ट कहीं ना लिख देना, 5th चैप्टर तक ऑब्जेक्ट कहीं ना लिख देना। ये छूट आपको 6th चैप्टर के आधे के बाद से दी जाएगी, अभी नहीं ऑब्जेक्ट लिखने की। 6th चैप्टर के शुरू में भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल ही है, लास्ट के 4 पेजों में ऑब्जेक्ट है सिर्फ। फिर उसके बाद तो ऑब्जेक्ट आ ही जाएगा ग्रेविटी में, फिर वहाँ खूब ऑब्जेक्ट लिखो। अच्छा, अब ये देखो, इफ टू फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम, 2 लाइन और कही गई है 5.10 एंड 5.11। इफ टू फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम, तो ये कहा जा सकता है कि F1 प्लस F2 इट इज इक्वल टू 0। बुक में बोल्ड लिखा है तो वेक्टर, ये ना सोच लेना कि उन्होंने ऊपर तो वेक्टर नहीं लगाया है। बोल्ड लिखने में वेक्टर की ज़रूरत नहीं है। तो ये अगर ऐसे लिख देना, इसका मतलब है कि वेक्टर, अब हम लोग बोल्ड छाप नहीं सकते हैं। सो इट इज सेम एज F वेक्टर, इसलिए हम लोगों को वेक्टर लगाना पड़ता है। F1 वेक्टर इट इज इक्वल टू माइनस F2 वेक्टर। ऐसे ही थ्री फोर्सेज इक्विलिब्रियम में वो केस हमने बता दिया है। नाउ एग्जांपल 5.6। एग्जाम्पल 5.6 में कहता है कि ऊपर एक थ्रेड बंधा हुआ था, और जब थ्रेड बंधा हुआ था किसी रिजिड सपोर्ट से, और ये इनएक्सटेंसिबल है, जिसकी लंबाई बढ़ नहीं सकती, एंड सम वेट इज हैंगिंग, सम मास इज हैंगिंग, सो उसका वेट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एक रिजिड सपोर्ट है, सब कुछ आइडियल कंडीशन ले रहे हैं, और ये इनएक्सटेंसिबल है, एक्सटेंसिबल थ्रेड। अच्छा, जब भी इस तरीके की चीज़ होती है और उस पर कोई मास लटका होता है, मान लीजिए 60 न्यूटन कह रहा है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि 6 kg का मास होगा और 10 लेना है जी। तो 6 kg का मास है, तो 6 kg के मास में 10 अगर जी नीचे ले लिया जाए तो क्या mg हो जाएगा? दैट इज 6 × 10,
दैट इज 60 न्यूटन। अच्छा, जब कोई भी चीज़ नीचे की ओर खींचेगी तो क्या इसके बीच के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है, इसके बीच के पार्टिकल के, तो क्या वो फैलेंगे? और हमने आपको बताया था पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर आना चाहता है, ना दूर जाना चाहता है ना पास आना चाहता है। उसकी एक मीन पोजीशन होती है जिसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो अगर मान लो इसको खींचोगी तो क्या होगा? क्या ये वापस नहीं आना चाहेगा रीअसर्ट करके? तो वो इनएक्सटेंसिबल है, तो इसके ऊपर इस तरीके से भी एक फोर्स लगेगा जिसको टेंशन फोर्स कहेंगे। भाई कोई चीज़ खींची जाएगी तो उस पर एक अंदर की ओर जो इनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेंशन। अगर इस चीज़ को दबाएं तो क्या इसमें पार्टिकल, इस पर आउटवर्ड फोर्स लगेगा, कहेगा मुझे मत दबाओ, और हमें हमारे हाथ पे बाहर फोर्स लगा रहा है क्या? भाई आप दबाओगे तो आपके फिंगर पे भी तो फोर्स लगेगा बाहर की ओर। दबाओगे किसी को तो स्प्रिंग को ही दबा लो, स्प्रिंग को दबाओ तो खुलना नहीं चाहेगी। बताओ, आप स्प्रिंग का सिस्टम समझो, दबा लिया तो अगर मान लीजिए आपने इसको 2 उंगली से दबाया है, तो ये अगर स्प्रिंग को आपने 2 उंगली से दबा दिया तो ऐसे केस में क्या होगा कि दबाने के बाद दैट इज ये, ठीक है, इस तरीके से दबा लिया तो ये बाहर की ओर फोर्स लगाएगी। और अगर आप खोलना चाहोगे तो फिर वो कैसे करेगी? तो जो ये बाहर की ओर फोर्स लगाती है वो कंप्रेशन फोर्स होता है। क्या होता है? कंप्रेशन फोर्स। और जो अंदर की ओर लगता है उसे क्या कहते हैं? वो भी स्प्रिंग को खींचो तो अगर खींचोगी तो अंदर की ओर लगेगा, ये भी स्प्रिंग ही समझो। सो द फोर्स एक्टिंग ऑन एनी थ्रेड इनवर्ड, एनी थ्रेड और रॉड इनवर्ड इज कॉल्ड टेंशन फोर्स। इतना बात ध्यान रख लो क्योंकि टेंशन अब आगे आने वाला है। द फोर्स एक्टिंग on any thread या rod under effect of pull, जब हम उसे खींचते हैं, effect of pull is called tension force. By this force it tends to regain its original shape. By this force it tends to regain its original shape. So कोई भी थ्रेड है, रॉड है, और इस तरीके से स्प्रिंग भी हो सकती है, बट स्प्रिंग लिखना यार ठीक नहीं है, स्प्रिंग का केस अलग हो जाता है, वहाँ टेंशन वर्ड नहीं इस्तेमाल किया जाता है, स्प्रिंग फोर्स ही कहते हैं उसको, इसलिए स्प्रिंग नहीं लिखेंगे, स्प्रिंग नहीं लिखते। चलो अच्छा, द फोर्स एक्टिंग आउटवर्ड व्हेन समथिंग इज कंप्रेस्ड टू रिगेन इट्स शेप, द फोर्स एक्टिंग आउटवर्ड, ठीक है, फोर्स एक्टिंग आउटवर्ड ऑन रिजिड बॉडी, ठीक है, व्हेन वी, जब मैं इसे क्या करूं, रिजिड बॉडी हो या रॉड हो, तो व्हेन वी, ये थ्रेड में नहीं हो सकता, थ्रेड को थोड़ी नहीं दबाया जा सकता है, व्हेन वी कंप्रेस इट, तो वो दबती नहीं चली जाएगी, ये नहीं कि यील्ड होती चली जाए बड़ी आराम से, जैसे बालू पर पैर रखो तो बालू यील्ड हो जाती है, दब जाती है, धंसती चली जाती है, मड की तरह यील्डिंग नहीं होगी। सो व्हेन वी कंप्रेस इट इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड कंप्रेशन फोर्स। तो हमने आपको बता दिया कि मान लीजिए ये रॉड है और रॉड को अंदर दबाओ, ये है कि खींचना, तो खींचेंगे अगर हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं दोनों तरफ से, तो ऐसी स्थिति में फोर्स है तो फिर ये माइनस एफ हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में इसकी टेंडेंसी होगी कि अपना शेप बनाए रखे, तो ये टेंशन है। ये टेंशन ऐसी भी हो सकती है कि यहाँ पर ये रॉड बंधी हुई है
और हम इस पर एक तरफ से फोर्स लगा रहे हैं और ये रिजिड सपोर्ट है तो भी टेंशन हो सकती है। और चूंकि ये आपस में सिर्फ ये भी दिखाया जा सकता है कि सिर्फ आप स्केलर भी ले लो, वरना आप चाहो तो ये भी ले सकती हो। अच्छा, ये चीज़ हो गई। और कंप्रेशन में क्या होता है कि कंप्रेशन में आप किसी चीज़ को दबाती हैं ऐसे, तो फिर तब भी वो अपने शेप को बदलती नहीं। रिजिड बॉडी की प्रॉपर्टी है कि अगर आप उसे कंप्रेस करें तो भी उसके शेप में कोई डिस्टॉर्शन ना हो। तो ये इस वजह से होता है क्योंकि जो मीन पोजीशन ज़्यादा आप किसी चीज़ को नहीं दबा सकती, तो अब मीन पोजीशन तक दबा सकती हैं, फिर उसके बाद वो खुल जाती है, रीअसर्ट कर जाती है। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत तो हर एक चीज़ को दबाया जा ही सकता है, लेकिन जैसे ही छोड़ोगे वो फिर खुल जाएगी। तो वो अपनी जो भी पोजीशन है वहाँ वापस अगर आ जाए, इफ़ इट टेक्स बैक इट्स ओरिजिनल पोजीशन देन इट इज़ कॉल्ड इट्स इलास्टिसिटी। वो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि रीगेनिंग ऑफ शेप एज सून एज फोर्स इज रिमूव्ड इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। बोलो, बात समझ में आई? अगर समझ में आ गई तो मैं आपसे तीनों चीज़ों की एक बार डेफिनेशन पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तीनों। तो मुझे बता दो टेंशन फोर्स, एक एक लाइन में बता देना, ज़्यादा नहीं, एक लाइन में बस बता दो। टेंशन फोर्स क्या है और कंप्रेशन फोर्स क्या है, इलास्टिसिटी। बताइए, देर मत लगाइए, आप बता देंगे, हम करेक्ट कर देंगे उसको। टेंशन फोर्स क्या है? हाँ सही है। कंप्रेशन फोर्स, ये तो अच्छा बता दिया, ये हम यहाँ लिख देते हैं, फोर्स एक्टिंग आउटवर्ड ऑन रॉड अंडर इफेक्ट ऑफ पुश। यानी फिर दूसरे की वैसे डेफिनेशन बन गई ना, उसमें पुल लिखा था तो इसमें पुश करो, उसे क्या कहेंगे? अब इलास्टिसिटी बताओ। ठीक है, कोई बात नहीं। टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिगेन इट्स शेप, रिगेन इट्स शेप एज सून एज एक्सटर्नल फोर्सेस आर रिमूव्ड। अगर मान लो किसी भी बॉल को ज़मीन में मारोगी तो वो जो ज़मीन में जाएगी ना, तो वो बॉल थोड़ी दब जाएगी, और दबने की वजह से उसकी क्या टेंडेंसी होगी कि वो अब नीचे बाउंस बैक करेगी। बाउंस बैकिंग का मतलब है कि वो अपनी फुल पोजीशन में आ जाएगी। ये दबी ना, तो इसने इसको धक्का दिया, खुद भी धक्का पाया, और फिर उछल लेगी कि नहीं। तो इलास्टिक बॉल होती, पिंग पोंग की बॉल नहीं होती, ज़मीन में मारो तो बिना आवाज़ के उछलती है। बोलो। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी को आप प्रत्यास्थता भी जान सकती हैं, प्रत्यास्थता, क्योंकि हम लोग हिंदी के लोग हैं, हिंदी भाषी क्षेत्रों के, तो आप इससे न समझें तो इससे समझ लें। अच्छा, अब ये बात हमें पता चल गई है, अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। टेंशन तो समझ में आ ही गया है। अब हमने क्या किया है इस 5.6 क्वेश्चन में, देखो तो 5.6 क्वेश्चन में क्या क्या किया गया है। तो इसमें अब एक, पहले तो ये सिर्फ वेट पर ही था, लेकिन हमने इसमें क्या किया ना, यहाँ पर एक फोर्स लगा दिया, तो ये धागा यहाँ से खिंच गया, बाकी अब ये फ्रीली लटक रहा है। ये एक धागा है, ये एक धागा है, और इस पर ये फोर्स लगा दिया। इस पर वैसे ही 6 किलो का मास लटक रहा है। आप किसी को भी ऐसे खींच लो तो धागा खींच नहीं जाएगा यहाँ से।
अब जरा देखो इस पर कितने न्यूटन का फोर्स लगा है, दैट इज 50 न्यूटन का। नीचे की ओर वेट कितना है, क्या 60 न्यूटन? क्यों? क्योंकि जो वेट होता है वो mg होता है ना, w स्मॉल होगा, दैट इज 6 इंटू 10। तो इस पे क्या होगा बताओ, 60 न्यूटन। और अगर जहाँ पर ज्वाइंट हो, जैसे ये जंक्शन हो गया, ये इधर इधर उधर, जहाँ तीन फोर्सेस हो या कुछ भी हो, क्या इस पर एक टेंशन लगेगा जो इस धागे को अपनी पोजीशन में लाना चाहेगा? लेकिन वो अलग टेंशन है, ये अलग टेंशन है, क्योंकि अब यहाँ ज्वाइंट हो गया। तो इस टेंशन को आप T1 मान लो। बुक में T2 लिखा है, दो जगह T2 लिखना, बुक में एक जगह लिखा है, क्योंकि दो जगह फोर्स लग रहा है कि नहीं, वो उसकी अपनी पोजीशन। अभी आप ही ने तो बताया अंडर इफेक्ट ऑफ पुल, सो द इनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एनी चीज, जो भी एनी ऑब्जेक्ट है, तो उसी को तो टेंशन कहते हैं। और इस तरीके से इसको भी खींचा जा रहा है, तो खींच तो रहा है, इस पर पुल ही हो रहा है, पुश तो हो नहीं रहा। थ्रेड को पुश वैसे भी नहीं किया जा सकता, तो थ्रेड पे हमेशा जो फोर्स लगेगा वो इनवर्ड ही लगेगा। और तो इसे क्या मान लिया है बुक में, क्या T1? अच्छा, अब जरा देखो कि ये पॉइंट P है, तो पॉइंट P में क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है, तो ये पूछ रहा है कि हमें ये बता दो बस कि एंगल क्या है, कि अगर हम 50 न्यूटन का फोर्स लगाएं तो ये कितने एंगल पर, ये जो थीटा है 50 न्यूटन के फोर्स से कितने एंगल तक जाएगा, ज़्यादा नहीं पूछा गया है। तो अब मैं इन्हीं फोर्सेस को ले लूँ, एक ये है और एक ये नीचे जा रहा है, तो इसको पूछा गया है, ये थीटा। और इस स्थिति में आने के बाद फिर ये इक्विलिब्रियम पे आ गया, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो गया। अ केस ऑफ, अब रुक गया ना, मूव नहीं करा, आपने फोर्स लगाया, खींच लिया, रुक गया। सो ए केस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्थैतिक साम्यावस्था का ये एक उदाहरण है, इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये रुका हुआ है। जब कोई भी चीज़ रुकी होती है वो भी एक इक्विलिब्रियम है, चलने में भी इक्विलिब्रियम है। यूनिफॉर्म मोशन एक इक्विलिब्रियम का केस है, मालूम है ना। अब देखो, अब यहाँ पर जो 50 न्यूटन है, 50 न्यूटन के कुछ कंपोनेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो जो इस पर फोर्स लग रहा है, इधर का टेंशन फोर्स ले रहे हैं, मेरे ऊपर से मतलब नहीं है ज़्यादा, वो वॉल अपना देखेगी। तो ये जो T1 फोर्स है, T1 के दो कंपोनेंट करो, T1 का इधर की ओर क्या कंपोनेंट आएगा बताइए, और T1 का इधर क्या कंपोनेंट आएगा। बिल्कुल मैंने पैरेललोग्राम बना लिया है, मन में एक पैरेललोग्राम बनाओ, उतना ही लंबा वेक्टर बनाया करो। बताओ T1 का इधर का कंपोनेंट क्या है? आप तो थीटा के ही तरफ ही कितने दिन से सीख रही हो, जिधर थीटा है उधर ही साइन ले लेती हो, पता नहीं कैसे गलती हो जाती है। अब तो बहुत डीप चले गए हम लोग साइंस में, इतना कितने देखो सेकंड चैप्टर से ही कंपोनेंट आ गए थे, तो ऐसे तो कोई क्वेश्चन नहीं कर पाओगी कभी भी। हमने आपको बताया कि अगर ये 0 डिग्री होता तो T1 साइन 0 लिख देती, मतलब ये पूरा इधर ही होता तो T1 साइन 0, यानी कोई कंपोनेंट ही नहीं है उधर, फुल फोर्स है। ये तो याद रखा करो, cos 0 इज 1, तो फुल फ्लेज इफेक्ट, अगर ये इधर होता 0 होता तो फुल फ्लेज इफेक्ट ना होता अपनी ही डायरेक्शन में। बताओ, बोलो। और इधर होता तो उधर की डायरेक्शन में कुछ इफेक्ट होता 90 पे, बोलो। तो फिर cos 90 0 है, तो cos से याद रखो ना कि cos 0 1 होता है, तभी तो याद रहेगा, नहीं तो ऐसे कैसे याद रहेगा, फिर तो गलती होती रहेगी। साइन cos से मत याद रखो, cos 0 से याद रखो ना कि cos 0 1 होता है, बोलो ये तो याद है। तो ये मुझे बताओ कि T1 का इधर का क्या कंपोनेंट है, क्यों cos थीटा है? क्योंकि when theta is 0 then cos theta is, ये इसी से याद रखो, और कोई तरीका नहीं याद रखने का। इधर का कंपोनेंट बताओ। T1 sin थीटा, जो T1 cos थीटा है वो इसको बैलेंस कर रहा है। इस पॉइंट को आप एक पार्टिकल ले लो, इस पॉइंट पे लगने वाले फोर्स, क्या ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है? P पॉइंट, बोलो। अभी ऊपर पढ़ा है ना कि इक्विलिब्रियम फोर्सेस, तो लिखो S
P is under equilibrium, अंडर इक्विलिब्रियम। एक यहाँ पे लेंगे इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट को जो मानेंगे Q मानेंगे, Q भी इक्विलिब्रियम में। पूरे को एक साथ नहीं लिया जाता कि इधर के भी फोर्स ले लें इधर के भी, एक पॉइंट पे लगने वाले फोर्स फिर ये दूसरे पॉइंट पे लगने वाले फोर्स, ऐसे लिया जाता है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ये सिस्टम ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल पॉइंट, सिस्टम ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन अदर पॉइंट, ऐसे लिया जाता है। सो P इज अंडर इक्विलिब्रियम, सो all forces acting along various reference axes will be zero. So all forces acting along reference axis, तो रेफरेंस एक्सिस पर लगने वाले सभी फोर्स क्या हो गए? ऑल फोर्सेज तो आर जीरो। अच्छा आप देखो T1 cos थीटा है, वो किसके इक्वल है बताओ? देखें क्या बताती हो तो पता तो चले। हमने लिखा नहीं है वो फोर्स, लेकिन बता पाओगे तो बता ले जाओगे, क्योंकि T2 है ना, यहाँ दो फोर्स लग रहे हैं कि नहीं, बोलो। तो T1 cos थीटा इज इक्वल टू T2 से T2 बैलेंस कर रहा है, और T1 sin थीटा किसके इक्वल है? अच्छी बात है, ये चीज़ हो गई। अब हमारे पास दो चीज़ हो गई। अब T2 है, T2 का अलग से देखो, ये एट P देखा आपने, अब देखो एट Q, Q पर एक ऊपर फोर्स लग रहा है जिसे T2 कहा जा सकता है, और इस पर वेट डाउनवर्ड लग रहा है, उसे क्या कहा जाए? क्या वो 60 न्यूटन है? तो T2 Q पे बताओ क्या फोर्स लग रहे हैं? सिर्फ वर्टिकल फोर्स है, बोलिए क्या इक्वेशन बनेगी? चलो T2 60 न्यूटन हो गया, तो जब T2 60 है तो वो इसमें प्लेस कर दो, तो क्या हो जाएगा? T1 cos थीटा इट इज इक्वल टू 60, और T1 sin थीटा क्या हुआ बताओ? क्या 50? ये तो यहाँ रख दिया ना, बोलो। 60 इसमें डाल के यहाँ रख दिया। अच्छा अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो ऑन डिवाइडिंग तो sin थीटा बाई cos थीटा क्या होगा? T1 तो कट जाएगा, और उधर 5/6 आ जाएगा क्या? तो tan थीटा क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर मैं लॉग टेबल तो लाया नहीं हूँ, तो आपको मेरी थोड़ी सी मदद करनी पड़ेगी। tan थीटा 5/6 है, 5/6 है ना मेरे पास यहाँ कैलकुलेटर है, 5/6 की वैल्यू भी बताओ कैलकुलेटर से, और साथ में ये भी बताओ कि इसकी थीटा की क्या वैल्यू। दो काम करो, अच्छा 0.8333, बस 4 डिजिट तक ठीक है। अब इसका थीटा देख के बताओ। tan थीटा कितनी है मेरे पास? $83 आ रहा है। अब बुक तो नहीं कह रही, गलत देख रही हो, बुक में तो 40 आ रहा है, आपका 83 कैसे आ रहा है? दिखाओ अपनी स्क्रीन, 40 देख रही हो कि कुछ और देख रही हो? 6 से 6 48 को तो ठीक ही देखा है, सही से देखो। tan ही देख रही हो, लॉगरिदमिक टेंजेंट तो नहीं देख लिया? पहले क्या देखा था? अच्छा अच्छा ठीक है, 8 के आगे नहीं लेना है। अच्छा अब ये चीज़ हो गई।
अब ये इसका मतलब क्या, इसको स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, दैट इज द एंगल ऑफ थ्रेड फ्रॉम वर्टिकल। क्या ये जो एंगल है वो ये भी एंगल है? क्या ये थीटा और ये थीटा सेम है? बताओ। तो एंगल ऑफ थ्रेड फ्रॉम वर्टिकल एट इट्स, जहाँ पर ये कनेक्शन है, ठीक है, सो वेयर इट इज सिक्योर्ड टू रिजिड वॉल, द एंगल ऑफ थ्रेड फ्रॉम वर्टिकल, थ्रेड फ्रॉम वर्टिकल वेयर इट इज दूसरी क्लास भी आज फिजिक्स की होगी, वेयर इट इज सिक्योर्ड टू रिजिड वॉल इस 40.1 है। बुक ने अप्रॉक्सीमेशन ले लिया, मुझे पता नहीं क्यों, मेरे पास लॉग बुक नहीं है। कॉमन फोर्सेज इन मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में बहुत सारे फोर्सेज हैं जो हम देखेंगे। मैकेनिक्स तो हम जानते हैं कि काइनेटिक जो भी है मैकेनिकल फोर्सेस में काइनेटिक फोर्स होते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक, दो तरीके के होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, दो तो एनर्जी होती हैं। लेकिन मैकेनिक्स में कुछ फोर्सेस भी होते हैं जो ये सब काम कराते हैं। मैकेनिक्स में क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी क्रिएट करे, पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट करे, किसी चीज़ का मोशन कराए, जो यंत्रों को चलाए, जो मशीन को चलाए। द फोर्सेज विच आर रिक्वायर्ड टू रन ए मशीन आर कॉल्ड मैकेनिकल फोर्सेज। बोलो बात सही है कि नहीं? मशीन उसी से तो बनी है ना? क्योंकि क्या मशीन में स्प्रिंग नहीं होगी क्या? तो क्या स्प्रिंग फोर्स नहीं होगा? द फोर्सेज विच आर रिक्वायर्ड। लेकिन आप ये जानो वहाँ पर चार्जेस नहीं होते हैं। अभी आजकल तो जो मशीन आ गई, जब मैकेनिक्स बनी थी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं थे, लेकिन अभी क्या है कि जैसे जीराक्स कापियर है वहाँ चार्जेस की वजह से होता है, और बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेट, अभी बहुत नई मशीनें आ गई हैं, लेकिन फिर भी मैकेनिक्स का ओरिजिन वही है कि द फोर्सेज विच आर रिक्वायर्ड टू रन ए मशीन आर कॉल्ड मैकेनिकल फोर्सेज, विच आर रिक्वायर्ड या फिर एक्टिंग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिक्वायर्ड हो, कुछ ऐसे होते हैं अनवांटेड फोर्स, अनडिजायरेबल फोर्स, जो फ्रिक्शन है, किसी मशीन को गर्म कर दे। ना होता फ्रिक्शन तो हमारी मशीन की एफिशिएंसी ज़्यादा होती, फिर भी वो एक्ट कर रहे हैं, हम उन्हें नहीं रिमूव कर सकते। हम उनके ग्रीसिंग करते हैं समय समय पर, लेकिन वो डिग्रीस हो जाता है या ग्रीस बर्न कर जाती है टेम्परेचर की वजह से, फिर से ग्रीसिंग करनी पड़ती है, वो सूख जाती है। तो इस तरीके से फोर्स विच आर एक्टिंग और फिर या फिर रिक्वायर्ड टू रन ए मशीन, run a machine are called mechanical forces। ठीक है, तो जो मैकेनिकल फोर्सेस हैं इसके एग्जांपल्स क्या हैं? तो इसके एग्जांपल हैं, कई बार टेंशन लगानी पड़ती है, एक स्प्रिंग फोर्स तो है ही, बाकी नीचे फिगर दिया है, टेंशन फोर्स, टेंशन ही लिख लो, कंप्रेशन फोर्स, इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं, ड्रैग फोर्स, ड्रैग में एयर ड्रैग भी हो सकता है, फ्लूइड ड्रैग भी हो सकता है। फ्लूइड ड्रैग है, एयर ड्रैग है या लिक्विड ड्रैग है, जब किसी भी लकड़ी को हवा में ऐसे से बड़ी तेज़ी से हिलाओ तो साए साए की आवाज़ आती है, एक ड्रैग होता है कि नहीं? तो किसी भी लिक्विड में आप कोई दूसरी चीज़ को मूव कराएंगे, सो व्हेन समथिंग इज मूव्ड इन फ्लूइड देन ड्रैग फोर्स एक्ट, ओके? व्हेन समथिंग कुछ भी मूव कर जाए is moving in fluid, fluid क्या होता है? एयर, लिक्विड, सब फ्लूइड है। then a force acting opposite to its motion
होता है ड्रैग फोर्स। सो फ्रिक्शन फोर्स भी आएगा इसमें, फ्रिक्शन भी अभी हम और पढ़ेंगे, फ्रिक्शन में ज़्यादा पढ़ना है। फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा, ड्रैग फोर्स आ जाएगा, इतने ही फोर्सेस हैं जिनको हम पढ़ेंगे। अच्छा, द डिफरेंट कॉन्टैक्ट फोर्सेस अबव फंडामेंटली, तो कॉन्टैक्ट फोर्स, टेंशन फोर्स, कंप्रेशन फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन। इसी पेज की आखिरी लाइन पढ़ो, वहाँ लिखा है, क्या लिखा है पढ़ो, कि जो भी है मैकेनिकल हैं लेकिन उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन है ना। बताओ समझ में आई बात कि नहीं? एक मिनट। तो चलिए अब जरा देखो कि जो डिफरेंट कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं उनका क्या ओरिजिन है। दे आर हैविंग, क्योंकि वो पार्टिकल को क्या करते हैं, वास्तव में प्रोटॉन को ही तो कंप्रेस या एक्सटेंड करते हैं उसकी मीन पोजीशन से। तो फिर उनका क्या, फिर उनका ओरिजिन क्या हुआ? तो हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन भी सब मैकेनिकल फोर्स ही तो हुए, है ना, अलग अलग नेचर में है। सो डिफरेंट contact forces have electrostatic origin फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंग फोर्स का मतलब क्या होता है कि अब एक एक करके थोड़ा फोर्सेस के बारे में देखें, तभी हमें समझ में आएगा। आगे का काम है डिफरेंट फोर्सेस को समझना, फिर उसके बाद उनको यूज़ करना। तो स्प्रिंग फोर्स देखो, स्प्रिंग फोर्स में क्या होता है, ड्यू टू स्पेसिफिक हेलिकल कॉन्फ़िगरेशन, स्प्रिंग can be extended or compressed from its natural length। उसकी नेचुरल लेंथ भी होती है। नेचुरल लेंथ का मतलब क्या होता है, इफ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन स्प्रिंग, तो कोई भी अगर उस पर फोर्स ना लग रहा हो तो जो जिस उसकी लेंथ में हो तो नेचुरल लेंथ होती है। तो अब ये है स्प्रिंग फोर्स कहा जाएगा। देन इट इज कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स स्पेसिफिक हेलिकल कॉन्फ़िगरेशन। इसको एक्सटेंड किया जा सकता है या ये किया जा सकता है, तो इसे दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स। मान लीजिए कि एक स्प्रिंग है, तो अगर एक स्प्रिंग में हमने इसे इसकी मीन पोजीशन से खींच लिया है, ये इसकी मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन से आपने इसको खींच लिया, ये है इसकी मीन पोजीशन। अच्छा अब देखो तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में मीन पोजीशन थोड़ी टेढ़ी बन गई, कोई बात नहीं, ठीक कोई बात नहीं। अच्छा ये बाहर खींच लिया, तो अगर आपने इसमें एक्स कंप्रेशन किया है तो इस पर एक बैकवर्ड फोर्स लगेगा विच हैज़ ए टेंडेंसी टू टेक इट्स नेचुरल लेंथ। सो व्हेन स्प्रिंग इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन देन फोर्स इज एक्टिंग अपोजिट टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, यानी जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल भी होता है, ज़्यादा खींचोगी तो ज़्यादा अपोजिट स्प्रिंग फोर्स लगेगा। तो इधर की ओर जो फोर्स लग रहा है उसे एफएस कहेंगे और उसका नाम होगा स्प्रिंग फोर्स।
जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना किसी चीज़ को उठाओ, तो स्प्रिंग फोर्स भी है जो उसको नेचुरल पोजीशन में लाने की कोशिश करता है, और ये कंजर्वेटिव फोर्स है। स्प्रिंग को दबा के रख दो, 100 साल बाद अगर उसका कंस्ट्रेन हटाओ तो फिर वो बाउंस बैक करेगी। आपका काम व्यर्थ नहीं जाएगा, जो आपने दबाया है आपको काम मिलेगा। तो दिस स्प्रिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड अपोजिट टू इट, ये हुक्स लॉ है। द स्प्रिंग, और अगर आपने इसे कंप्रेस कर दिया है तो कंप्रेस करने पर आपने इसे जो है कंप्रेस कर दिया, कैसे? आप इसे खींच रहे थे तो ये एफ एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल लगा के आपने खींचा, तो लेकिन स्प्रिंग क्या ऐसे खींच जाने देगी अपने आप को कि नहीं, कि वो वापस लाने की कोशिश करेगी। और एक ऐसा टाइम आएगा कि आपकी पूरी ताकत चली जाएगी, जब जिम में जाओ तो फिर उस समय में वो वहाँ रुक जाएगी। तो आप पहले फोर्स 50 न्यूटन लगाया तो कुछ तो खींचेगी, लेकिन एक स्थिति में जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा तो क्या एफ भी बढ़ जाएगा, और क्या जब एफ 50 न्यूटन तक बढ़ जाएगा और एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल हो जाएगा तो क्या वो उसकी लेंथ हो जाएगी, फाइनल लेंथ जितना उसे खींचा गया? बताओ। मेरा कहने का मतलब है एक्स के बढ़ने पर, कि जैसे एक्स बढ़ा तो फिर उसके बाद नहीं बढ़ पाएगा, एक्स इधर लो, तो एक्स के बढ़ने पर एक ऐसी स्थिति आ जाएगी, ठीक है, तो वो जो स्प्रिंग फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा? दैट इज ये धीरे धीरे एफ भी बढ़ा, और एफ जब बढ़ गया तो उसके बाद वो एक फिक्स्ड पोजीशन में आ जाएगा। फिर एफ किसके इक्वल हो जाएगा? दिस इज द पोजीशन। अब और एक्स नहीं बढ़ेगा, और एफ इसमें लिखना भी नहीं चाहिए, दो दे आर प्रोपोर्शनल। फिर इसके बाद जो एक्स तो नहीं बढ़ेगा इसके बाद, और दैट इज सिंपली अभी तो यही बना लो, लेकिन एक स्थिति आ जाएगी जितना आप एक्स बढ़ाओगे उतना एक्स बढ़ेगा, एक ये स्थिति है। और दूसरी वो स्थिति है कि अगर आपने 50 न्यूटन फोर्स लगाया है और 50 अगर एफ पहुंच गया तो वो एक्स फिक्स हो जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? क्योंकि बढ़ते बढ़ते क्या होगा कि बढ़ते बढ़ते आपके फोर्स के इक्वल हो जाएगा। सो दैट इज द पोजीशन, ये एक्सटेंशन। सो व्हेन वी अप्लाई ए फोर्स, अब जैसे यहाँ देखो आपने इसको कितना मीन पोजीशन से लेफ्ट में कर दिया है, क्या इसको आपने माइनस एक्स कर दिया है, उधर प्लस एक्स किया था, तो अब इस पर क्या स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगा? बताओ भैया आपने इधर, तो अब वो जो एफ है वो हम माइनस एक्स, वो तो हम बाद में रख सकते हैं, लेकिन ये रखने की जरूरत नहीं, मैं माइनस एक्स बता रहा हूँ पॉजिटिव आपको बताने के लिए। अदरवाइज आप इधर भी सिर्फ एक्स ही लिखो तो भी क्या दिक्कत है बताओ, हम वैल्यू रख देंगे वहाँ माइनस प्लस मीन से, मीन को ओरिजिन मान लेंगे। मीन को क्या मान लेंगे? ओरिजिन, और ओरिजिन या मीन पोजीशन, और फिर उससे इधर होगा तो निगेटिव ले लेंगे और उधर होगा तो पॉजिटिव ले लेंगे, तो मीन पोजीशन है। तो अच्छा, अब हम आगे की बात करें हुक्स लॉ, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्प्रिंग फोर्स में ये क्या कह रहा है। जरा उसी पेज में कॉमन फोर्स में देखो, कहीं F = -kx लिखा हुआ है, दिखाई पड़ रहा है? पेज नंबर मालूम है ना, 100 दिखा? तो अब जो स्प्रिंग फोर्स है, दैट इज स्प्रिंग फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। पहले तो ये समझो, स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, वॉट एवर वर्क इज डन ऑन स्प्रिंग, so that work get conserved in form of potential energy। क्या उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी? so if some work is done on spring force, on spring force लिख दिया, on spring, if some work is done on spring तो क्या होगा? then the energy get conserved, तो उसमें एनर्जी अब कंजर्व हो जाएगी। then energy get
कंजर्व्ड इन फॉर्म ऑफ, किस रूप में हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, जो पोटेंशियल एनर्जी है उसे ई पी कहो, पोटेंशियल एनर्जी है ना, या यू भी कहते हैं, यू भी कह सकते हो। तो वो हाफ के एक्स स्क्वायर होगी। अभी नहीं बताया जाएगा, ये आपकी सेकंड बुक में है। अभी मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि कितनी एनर्जी उसमें कंजर्व होगी। अगर वो एक्स डिस्प्लेसमेंट है तो, लेकिन आप कहेंगे के क्या है ना। तो अब एक इसमें ये हो गया। नाउ हुक्स लॉ क्या है? हुक्स लॉ देखो, अभी के बता रहा हूँ, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। वेयर के इज, मोटी स्प्रिंग हुई, पतली स्प्रिंग हुई, कैसे स्प्रिंग हुई, किस मटेरियल की हुई, उस पर भी बेस्ड होता है कि कितनी एनर्जी है। इज स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, अगर इधर करो या उधर, एक्स का तो स्क्वायर हो गया है ना, तो स्प्रिंग को खींचो चाहे दबाओ, अगर सेम लेंथ में उसको एक्सटेंड किया जाए, कंप्रेस किया जाए, तो क्या सेम एनर्जी कंजर्व रहेगी? बताओ, मीन पोजीशंस बताइए, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव का तो यहाँ नहीं मतलब है ना। हुक्स लॉ क्या है? द स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज एक्टिंग अपोजिट टू इट। रिपीट करो। उसी तरह खींचते जाओगे तो और आपकी हेल्प करेगा। ये हाँ, proportional to displacement and acts opposite to displacement. स्प्रिंग फोर्स हैज ए टेंडेंसी, ये हुक्स लॉ है, ये बहुत सिंपल सा लॉ है कि एफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ये हुक्स लॉ है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि अलग अलग स्प्रिंग होगी तो उसका अपना एक नेचर होगा, तो उसका नेचर होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, वेयर के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, उसे स्प्रिंग कांस्टेंट कहा जाएगा। अब जरा देखो, स्प्रिंग कांस्टेंट का क्या मतलब है कि कुछ स्प्रिंग बहुत पतली होती हैं तो उस पर फोर्स लगाएंगे, तो अब उसमें कितना फोर्स लगेगा ये तो है कि प्रोपोर्शनल, लेकिन बहुत एक रिफिल की स्प्रिंग होती है तो थोड़ा फोर्स लगाएगी, और एक ट्रक की स्प्रिंग होती है तो वो बहुत मोटी होगी क्या, तो मोटी स्प्रिंग को करोगी तो क्या तब भी उतना ही फोर्स लगेगा उतने कंप्रेशन या एक्सटेंशन में, कि ज़्यादा लग जाएगा? और क्या इस तरीके की स्प्रिंग देखी है आपने जो एक के ऊपर एक रहती हैं, जिसके ऊपर पूरा ट्रक का सामान लदा होता है, नीचे ऐसी स्प्रिंग होती हैं और पूरा ट्रक होता है। ट्रक के नीचे देखना कभी, इस तरीके से होती है, वो दब जाएंगी, वो सब स्प्रिंग है, बस वो ऐसे सी शेप्ड है। तो वो एक कन्फिग्रेशन है, जो स्प्रिंगी एक्शन दे वो एक स्प्रिंग है, ये भी स्प्रिंगी है। बहुत पत्तियाँ होंगी, बहुत मोटी मोटी चौड़ी चौड़ी ट्रक के नीचे, तो वो उसमें स्प्रिंग का काम करेगी। जब ये पत्तियाँ क्या होंगी, दबेंगी तो फिर से अपनी शेप में आ जाएंगी क्या, और ये बीम पे रखी रहती हैं। तो ट्रक में सामान लोड होगा, तो जब सामान लोड होगा तो ये दबेगी और फिर उछाल देगी कि नहीं अपनी जगह, ये चीज़ होती है। अच्छा, ये चीज़ तो अलग अलग के हुआ ना, सब में एक जैसा डिस्प्लेसमेंट होने पे एक ही तो नहीं रहेगा ना, तो के किस चीज़ पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल थिकनेस, यानी प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। सो इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ स्प्रिंग, वेयर के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। अब हम स्प्रिंग कांस्टेंट की बात देखें। F इज इक्वल्स टू, क्या बताया गया, F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, तो K कितना हो गया, क्या एफ एस बाई एक्स, ये चीज़ हो गया। अच्छा, अब जरा देखो कि फॉर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, यदि स्प्रिंग को 1 मीटर खींच लिया जाए या दबा दिया जाए, फॉर यूनिट कंप्रेशन
extension, whatever spring force is acting, ठीक है, जो भी है इज कॉल्ड, वो ऑब्जेक्ट पे, वो जो बाहरी फोर्स उस पर लगेगा, इट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि यदि k इज इक्वल टू माइनस एफ एस बाई 1 मीटर ले लिया जाए और ये न्यूटन है, तो इससे क्या पता चलेगा, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एफ एस न्यूटन पर मीटर, ये चीज़ हो जाएगी। सो फॉर स्मॉल स्प्रिंग, बहुत रिफिल की हो, सो फॉर स्मॉल लाइट स्प्रिंग, पेन में देखिए स्प्रिंग, ठीक है, तो लाइट स्प्रिंग के में भी बहुत थोड़ा होगा 10 न्यूटन पर मीटर टू ट्रक, जो ट्रक की सी शेप्ड स्प्रिंग होती है स्प्रिंग, इट इज 50,000, समझ लो कितना ज़्यादा है, न्यूटन पर मीटर। तो इसका वैल्यू बदलता रहता है। के डिपेंड्स ऑन प्रॉपर नेचर ऑफ स्प्रिंग, नेचर, थिकनेस एंड प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। के डिपेंड्स ऑन नेचर, जो उसका थिकनेस, मटेरियल, और फिर कन्फिग्रेशन भी। क्या हमने बताया ना, सी शेप्ड भी होती है, हेलिकल भी होती, बोलो, मटेरियल एंड कन्फिग्रेशन, दैट इज जो प्लेट शेप होगी या हेलिकल, मुझे दो ही तरीके की पता है, तो इन पर डिपेंड करता है ऑन नेचर ऑफ स्प्रिंग। तो इन सब चीज़ों पर ये डिपेंड करेगा स्प्रिंग फोर्स। अच्छा, अगर मान लीजिए आपने किसी स्प्रिंग को, जो कि उसकी नेचुरल लेंथ है, उससे बढ़ा दिया है और आपने इसको 2 मीटर बढ़ा दिया है और 2 मीटर तक खींच लिया है, और इसके k की वैल्यू 100 न्यूटन पर मीटर है, तो व्हाट इज द स्प्रिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट इज एट इट्स एक्सट्रीम एक्सटेंशन। सो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज एफ एस एट एक्सट्रीम एक्सटेंशन एंड ऑल्सो कैलकुलेट, ठीक है, जो भी इसमें पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व पोटेंशियल एनर्जी इन दिस सिचुएशन। तो अब जरा देखो, फोर्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस के एक्स, तो इसे ले लो 100 और x कितना है 2, तो कितना हो जाएगा, माइनस 200 हो जाएगा न्यूटन, क्योंकि k न्यूटन पर मीटर है और x मीटर है, तो मीटर मीटर कट नहीं जाएंगे क्या, ये न्यूटन पर मीटर है और ये मीटर है, तो पर मीटर मीटर से नहीं कट जाएगा, बताओ। तो स्प्रिंग फोर्स इज 200 न्यूटन अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, अवश्य लिख देना, टू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी U, इट इज़ हाफ के एक्स स्क्वायर, पूरी बुक में U लिखा गया है, बट 9th में इसे EP लिखा था तो हमने लिखा U होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो हाफ इंटू 100 इंटू 2 स्क्वायर, तो एक 2 से 2 कट गया, तो क्या ये 200 जूल आ गई पोटेंशियल एनर्जी, बताइए। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें ये एक स्प्रिंग होती है और उस पर एक हुक लगा होता है, और हुक में हम लोग क्या करते हैं कि ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर
इस तरीके से इस पर वे किया जाता है हुक्स लॉ के हिसाब से। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे निशाने खींचता है। तो पहले इसमें एक एरो था, तो वो एरो अभी 13 पर आ गया। अगर ये नहीं कुछ भी नहीं होगा तो ये स्प्रिंग का एरो 0 पर होता है, लेकिन अब ये यहाँ तक है। अब इसमें एक लंबा सा हुक लगा हुआ है, वो हुक पे सामान लटकाया जा सकता है, अभी 0 पे है। और फिर जब ये खींचा तो 13.6 kg पर आ गया। अच्छा, तो फिर 13.6 है, ऐसे इसको कहते हैं स्प्रिंग बैलेंस। इसका नाम क्या है? देखा है ना, स्प्रिंग बैलेंस दिखाया भी है हमने आपको, बोलो। तो यानी जब एक्सटेंशन इस पर वेट ज़्यादा तो क्या उस पर एक्सटेंशन ज़्यादा स्प्रिंग में? फोर्स इस मतलब जितना वेट डालोगे उतना ही एक्सटेंशन होगा क्या? भाई ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया वही स्प्रिंग फोर्स होगा। स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू उसके एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होगा जब उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी। फिर जब वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, तो क्या वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो गया है? बताइए। तो ऐसी स्थिति में हमसे ज़्यादा हुक्स लॉ हमारे घर की माएँ जानती हैं। वो उससे झगड़ बैठेंगे कि तुमने हमें कम गैस दी है, और दो गैस, तुम कम क्यों दे रहे हो? 13.6 kg तो इसमें गैस का वेट है, और प्लस इसके अलावा 25 कुछ और किलो होता है, तो वो 15 kg का सिलेंडर होता है। तो ये 15 kg ये सिलेंडर होता है, सिलेंडर, और ये इतने kg गैस होती है। तो ये मिलकर वो बोलेंगे कि 28.6 हमें kg ला के दीजिए, दूसरा सिलेंडर ला के दो। तो बताओ हमसे बेहतर वो जानती है कि नहीं? वो ये इतना भरोसा उनको हुक्स लॉ पे है कि 0.1 अगर कम है तो 0.1 kg कम है। वो इस बात को कितना अच्छे से जानती हैं कि वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट है, और उसको अपने जीवन में बखूबी अप्लाई भी करती है। बात कि नहीं? अगर किसी बात पर इतना भरोसा करना और फिर उस पर झगड़ा कर लेना कि हम तो हुक्स लॉ तो गलत हो नहीं सकता, तुम गलत हो, तो आप देख सकती हैं कि डे टू डे लाइफ में हम हुक्स लॉ का कितना यूज़ करते हैं। बाकी इसके आगे आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, वेलकम।